हाय दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज़ादी से ठीक पहले और आज़ादी के बाद हमारे देश की हालत कैसी थी। क्या हम एक मजबूत और खुशहाल देश थे या टूटा हुआ, बिखरा हुआ और थका हुआ देश। आज हम बात करेंगे 1947 की उन आखिरी महीनों के बारे में जहां एक तरफ आज़ादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ थी खून खराबा, गरीबी और बर्बादी। और आज़ादी के बाद भारत ने कैसे दुनिया की नक्शे पर अपनी पहचान बनाई, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब भारत ने अंग्रेजों की लगभग 200 साल की गुलामी से आज़ाद हुई थी। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत में अपना व्यापार फैला दिए थे और भारत को अपना कब्जे पर ले लिए थे। 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई में ब्रिटिशर्स की जीत के बाद भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था और भारत में रूलिंग करना शुरू किए थे और भारत में बिजनेस करके वो लोग अपना देश को अमीर बनाए थे। दोस्तों, ब्रिटिशर्स के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स में वीडियो बना चुका हूँ। आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देख सकते हैं। ब्रिटिशर्स की अधीन से भारत को आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी की नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन ने देश भर में स्वतंत्रता की लहर फैला दी थी। इससे अंग्रेजों का बहुत सारे सेना मारे गए थे और एक बहुत बड़ा झटका लगा था। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका था और भारत के जन आंदोलन, नौसैनिक विद्रोह और धार्मिक दंगों के दबाव में ब्रिटेन ने फाइनली 1947 में भारत छोड़ने का फैसला लिए थे। लेकिन दोस्तों, ये तरह तरह का आंदोलन के कारण इन 200 सालों में करीब 16 to 17 करोड़ लोगों को जान गंवाना पड़ा था, जहां सेना से लेके आम आदमी, औरत और बच्चे भी शामिल थे। और ऐसे ही हमें अंग्रेजों से आज़ादी तो मिली थी, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ था 2 कम्युनिटी, हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई, जिन्हें 2 अलग अलग राष्ट्र चाहिए था। दोस्तों, आज़ादी से पहले भारत का 2 हिस्सा था। एक था ब्रिटिश प्रोविंस, भारत में 17 प्रोविंसेस था और वो सीधा ब्रिटिश सरकार का राज था। और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि रियासतें, जिन पर स्थानीय राजा महाराजा द्वारा शासन करते थे। और भारत में कुल 565 छोटे बड़े रियासतें थे और ये ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थे, लेकिन उनसे समझौता किया गया था सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में। जब ब्रिटिश ने 1947 में भारत छोड़ने का निर्णय लिया था तो वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार पटेल और वीपी मेनन के साथ मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत रियासतों को 3 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया था। रियासतों के रूलर्स को 3 विकल्प दिए गए थे कि वो भारत में शामिल हो सकता है जहाँ हिंदू मेजोरिटी होगा, या पाकिस्तान में जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी होगा, और कोई चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और ये फैसला हिंदू मुस्लिम के राजनीतिक दबाव में लिया गया था और इसका परिणाम देश भर में सांप्रदायिक दंगे और बढ़ गए थे, खासकर पंजाब और बंगाल में, जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर से जुड़ा हुआ था। और इस बंटवारे के दौरान लाखों करोड़ों हिंदू मुस्लिम इधर से उधर भाग निकले थे। अलग अलग रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने रियासतों के रूलर्स को जमीन का लालच देके, सत्ता का लालच देके कन्विंस किया था और रियासतों को भारत में शामिल किए थे। करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी जमीन, घर, खेत छोड़कर भारत और पाकिस्तान के बीच पलायन करने में मजबूर हुए थे। दिल्ली से लेकर लाहौर तक जाने वाली ट्रेनें लाशों से भरी मिलती थी। गली गली में लूट, हत्या और लोगों के घर, दुकान सभी को जला दिया गया था। और इस हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए थे। और ऐसे ही इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान 3 अलग अलग राष्ट्र बने और कुछ रियासतें स्वतंत्र रहे जो आज़ादी के बाद जाके सेटल हुए। आज़ादी के समय भारत के 85% लोग गांव में रहते थे, जो सिर्फ खेती पर निर्भर थे, और गरीबी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लिटरेसी रेट भी 15% से भी कम हो गया था। चारों तरफ गंदगी के कारण बीमारियां जैसे मलेरिया, हेज, प्लेग रोजमर्रा जिंदगी के हिस्सा थी। ब्रिटिशर्स ने जो भी फैक्ट्री बनाई थी वो अपने व्यापार के लिए बनाई थी, अपना देश को अमीर बनाने के लिए, भारत की जरूरतों के लिए नहीं बनाए थे। और इसी तरह शोषण करके भारत का धन ब्रिटेन में भेजते थे, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। इसी तरह भारत को एक पिछड़ा हुआ और कमजोर देश बना के गए थे। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण देश में महंगाई और सामान की कमी और बढ़ा दिए थे। विभाजन के कारण सेना, रेलवे, डाक जैसा सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बंटवारा किया जा रहा था, जिससे देश एक बहुत अनस्टेबल सिचुएशन में चला गया था। और ऐसे ही देश आज़ाद हुए जहां लाखों शहीदों की कुर्बानी और करोड़ों लोगों की पीड़ा शामिल थी। दोस्तों, अब हम जानेंगे आज़ादी के बाद भारत ने एक एक मुश्किलों को कैसे पार किया और दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बनाई। 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था तो पूरे देश में एक तरफ लोग आज़ादी की जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर थी। आज़ादी के बाद हमारे देश की हालत ऐसी थी कि कोई अगर कह दे कि यह देश जिंदा पाएगा या नहीं तो लोग शक करने लगते थे। ब्रिटिश शासन के 200 सालों ने भारत को सोने का चिड़िया से एक गरीब देश में बदल दिया था, जहां ब्रिटिशर्स की एंट्री से पहले भारत की जीडीपी पूरी दुनिया का जीडीपी का 24 से 25% हुआ करता था और आज़ादी के समय भारत की जीडीपी सिर्फ 3% रह गया था।
ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज को बंद करके सारे के सारे रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन लेकर चले गए थे। रेलवे लाइन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया था, लेकिन वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाया था। और बंटवारा के कारण एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका भी लगा था। पंजाब और बंगाल की फर्टिलाइज्ड सॉइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें खोना पड़ा था और देश की जरूरत के हिसाब से खाद्य का उत्पादन भी नहीं हो रहा था। चारों तरफ सिर्फ भूख, गरीबी और बंटवारे का दर्द। जहाँ 5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसा था जिनका कोई घर नहीं था, इधर उधर भटकते रहते थे। ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने हमें भिखारी बनाकर चले गए थे। लेकिन आज वही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। आज़ादी के बाद कुछ रियासतें इंडिपेंडेंट थे, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया थे और उसको भारत में शामिल करना इतना आसान नहीं था। लेकिन सरदार पटेल जी ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से उसको भारत में शामिल किए थे। जूनागढ़ और हैदराबाद में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थे, लेकिन वहाँ का रूलर मुस्लिम थे और वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। और कश्मीर में पॉपुलेशन मुस्लिम थे, लेकिन रूलर हिंदू थे। इन स्टेट्स में ऑपरेशन पोलो जैसा मिलिट्री ऑपरेशन करके फोर्सफुली उसको भारत का हिस्सा बनाया गया था। और ये एक बहुत बड़ा कदम था हमारे देश की क्षेत्रफल और ताकत को बढ़ाने के लिए। और अगर ये रियासतें अलग हो जाते तो शायद भारत का नक्शा आज कुछ और होता। इसीलिए पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब ब्रिटिशर्स की लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही देश चलाने का आधार था। लेकिन ये कानून अंग्रेजों की जरूरत के हिसाब से बनाया गया था। इसीलिए भारत का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ मिलकर ये सुनिश्चित किया था कि स्वतंत्र भारत का एक संविधान बनाया जाएगा जो सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष होगा। इसके लिए आज़ादी से पहले ही यानी कि 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, जहां जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद संविधान सभा के मेंबर बने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान को लिखने का काम 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया गया था। अंबेडकर ने अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई देशों के संविधान को स्टडी किया और भारत के संविधान में लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय और समता जैसा विचार को शामिल किए थे। और पूरा संविधान को लिखने के लिए करीब 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगे थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का काम पूरा हुआ था और संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को देश भर में संविधान को लागू किया गया था। अब ज़्यादातर रियासतों को भारत में शामिल करने का काम भी पूरा हो चुका था और भारत के लिए एक संविधान भी बन गया था। अब वक्त आया था देश को टूटा हुआ इकोनॉमी से एक बेहतर इकोनॉमी में बदलना। इकोनॉमी को विकास की ओर ले जाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सोवियत मॉडल को अपनाया था, जो 5 वर्षीय योजना थे। और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था और 1951 में पहला 5 वर्षीय योजना का शुरुआत किया गया था। और इस योजना में एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फूड प्रोडक्शन, पावर, इन सेक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। नया डैम्स, कैनेल्स बनाया गया था। और इसी समय उड़ीसा के संबल डिस्ट्रिक्ट में महानदी रिवर के ऊपर हीराकुद डैम बनाया गया था, जो दुनिया का सबसे लंबा डैम है और इसकी लंबाई है करीब 26 किलोमीटर। और इस डैम्स और कैनेल्स के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गया था और इसके साथ साथ बिजली का उत्पादन भी बढ़ गया था। दूसरे 5 वर्षीय योजना का शुरुआत किया गया था 1956 में और इससे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर भी कहा जाता है। सरकार ने पब्लिक सेक्टर कंपनी को मजबूत किए। फेल, सेल, ONGC जैसा कंपनी इसी समय शुरू हुई थी। स्टील प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में बड़े बड़े स्टील प्लांट्स खड़ा किया गया था। इस योजना के जरिए भारत ने स्वदेशी उत्पादन बढ़ाए थे और देश आत्मनिर्भर बन गए थे। जरूरी सामान जैसे मशीन, फूड, दवा, ये सब के लिए दूसरी देशों पर डिपेंडेंसी घट गया था। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। नया एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया था। गाँव तक स्कूल, हॉस्पिटल बनाया गया था और रोजगार और गरीबी हटाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई थी। रेलवे, सड़कें, बिजली और टेलीकॉम नेटवर्क के विकास पर जोर दिया गया था, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को काफ़ी ग्रोथ मिले थे। 1951 से 60 के बीच GDP धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। भले ही शुरुआती में विकास की रफ्तार धीमी थी, लेकिन इन योजनाओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत होने में काफ़ी मदद की। दोस्तों, 1960 का दशक भारत के लिए बहुत कठिन था। पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते गए। खेती करने के लिए कोई एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था, सिर्फ मानसून का ऊपर डिपेंडेंट था। खराबी मौसम के चलते अनाज की प्रोडक्शन काफ़ी हद तक घट गए थे, जिसका चलते अनाज की कमी हो गई थी और भारत को अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ा था। तब साइंटिस्ट और सरकार मिलकर शुरू किया था ग्रीन रिवोल्यूशन, जहां नया किस्म की HOIV सीड्स, केमिकल्स का इस्तेमाल करके, ट्रैक्टर, मशीनरी, ये सब एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अनाज की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दिया था। इससे भारत भूखमरी से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। उसके बाद शुरू किए थे ऑपरेशन फ्लड और इसमें गाँव से दूध इकट्ठा करके पूरे देश भर में दूध की सप्लाई करते थे और इससे भारत दुनिया की सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया था, जहाँ लाखों किसानों को रोजगार और आय का स्रोत मिला था।
और सिर्फ यही नहीं, भारत को मजबूत बनने के लिए कुछ और भी चीज़ों में आगे बढ़ना था। 1962 में चीन से हार और 1965 में पाकिस्तान से जीत ने हमें ये सिखाया कि बिना मजबूत सेना का देश सुरक्षित नहीं है। इसीलिए भारत ने 1974 में पोखरान में पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसने दुनिया को ये दिखा दिया कि हम सिर्फ रक्षा ही नहीं करते, टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे हैं। उसके बाद भारत को स्पेस साइंस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1969 में इसरो की स्थापना किया गया था और भारत की पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट का निर्माण 1975 में किया गया था। आज भारत चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य एल जैसा कई बड़े बड़े मिशन पूरा कर चुके हैं जो दुनिया को चौकित कर दिए हैं। 1980 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन विदेशी कर्जा भी बढ़ते जा रहे थे। यार 1991 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जो देश की इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ी घटना में से एक है। सरकार ज़्यादा खर्च कर रही थी, लेकिन उतनी कमाई नहीं हो रही थी। ज़्यादा मात्रा में तेल इम्पोर्ट्स किया गया था। भारत के पास केवल 2 हफ्ते का सामान खरीदने के लायक विदेशी मुद्रा बचा था। देश लगभग डूबने के कगार पर था। भारत को अपने सोने का भंडार तक गिरवी रखना पड़ा था। लगभग 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा था। और इस संकट से निकलने में प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने पहले देश में लाइसेंस राज को खत्म किया। सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनीज में बेची गई थी। इससे सरकार को पैसा भी मिला और कंपनियों की वर्क कल्चर में भी काफी सुधार हुए थे। निजी कंपनियों को ज्यादा स्वतंत्रता दी गई थी। विदेशी कंपनी और निवेशक को भारत में आने की अनुमति दी गई थी। भारत की बाजार दुनिया के लिए खोला गया था। रुपये को डीवैल्यूएट किया गया था ताकि एक्सपोर्ट बढ़ा सके और दुनिया की इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके। और ऐसे ही धीरे धीरे इकोनॉमी सुधार रहे थे। आईटी सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री और प्राइवेट बिजनेस काफी तेजी से बढ़ने लगे थे। साल 2000 के बाद भारत आईटी हब बन गया था। इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां दुनिया में छा गई थी। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। आज भारत दुनिया की जीडीपी का चौथे नंबर पर है। भारत में आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल पेमेंट्स और स्टार्टअप जैसा कई नई अर्थव्यवस्थाएं बनाएगी। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि एक देश जो 1947 में भूखमरी और गरीबी से जूझ रहा था, वही देश आज तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।